Hello dear students, how are you all? Hope all of you are well. Today we are going to discuss class 11 chemistry chapter number 4 chemical bond. First of all, it is well known fact that the matter is made up of atoms, but under normal conditions except noble gases no other element exists as an independent atom in nature. Right? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्ड. राइट. अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या. इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर जो हमारी प्रकृति है इसे स्टेबिलिटी क्यों पसंद है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज. और उसके बाद हम लोग कॉजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पैरामीटर्स, द वैलेंशियल पेयर रिपल्सन थ्योरी और बहुत सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो प्रकृति है, नेचर जो है, उसे स्टेबिलिटी बहुत पसंद है. मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबल. आप जानते हैं ज़्यादा एनर्जी दोगे तो लेस स्टेबल होगा, मोर स्टेबल दोगे लेस एनर्जी होगा. राइट. तो ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. एवरी सिस्टम टेंड्स टू अटेन स्टेबिलिटी बाय यूजिंग एनर्जी. हाउ डू एटम्स अटेन द लोएस्ट एनर्जी एंड टेंड्स टू बी इन अ स्टेबल स्टेट. कैसे पता चला कि हमें कोई भी स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करता है. आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देख लीजिए. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. छोटे से छोटे हर एक एटम का आप बात करोगे, एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. आप लोगों को पता ही होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल देख लीजिए, मीथेन मॉलिक्यूल देख लीजिए, जितने भी एलिमेंट हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपना स्टेबल कन्फिग्रेशन शो करते हैं. राइट. तो सबसे पहले the smallest particle of a matter which exist as independent entities are in molecule. These molecules are group or cluster of atoms of same or different elements which together behave as a single unit and have characteristics properties. As for example, water is a molecule composed of atoms of hydrogen and oxygen, and being liquid at a standard temperature and pressure, it is the characteristic property. Some examples of molecules are water, oxygen, chlorine, etc. are composed of similar kind of atoms. दो तरह के एटम्स होते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. होमोन्यूक्लियर में जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. और अगर मैं बात करूँ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO etc. These are the examples or composed of two different types of atoms known as heteronuclear diatomic molecule. और जो दो से ज़्यादा एटम जैसे P4, SA, these are composed of same kind of more than two atoms. होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसको क्या कहेंगे, कोई पूछेगा आपको P4 किस टाइप का मॉलिक्यूल है, देन यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन दैट इट इज अ होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. सिमिलरली H3PO4, H2SO4 are composed of different types of more than two atoms. They are called heteronuclear polyatomic molecule. In addition to these, there are certain substances which the constituent units are ions instead of atoms. आपने देखा किस तरह से यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैसेस, जितने भी हमारे नोबेल गैस हैं, उनके अलावा कोई भी नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने जो भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है उस सारे एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैस एटम में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे दो एटम को आप ऐड करोगे तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा. अगर ज़्यादा एनर्जी दोगे तो लेस स्टेबल, लेस एनर्जी दोगे तो मोर स्टेबल. ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन लोअर्स द एनर्जी ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स. जब कोई भी दो एटम्स के एनर्जी को लोअर किया जाता है
तब जा करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो ये कॉजल और लेविस साहब, ये दो साइंटिस्ट ने हमें सबसे पहले केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया। ये दोनों साइंटिस्ट को आप देख रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to inform you about the chemical bond. Sodium chloride is composed of sodium and chloride ions as different atoms or ions combine to form molecules, and this combination is possible due to some kind of attractive force which holds these constituent atoms together in the molecule. The attractive force which holds various constituent atoms, ion, etc. together in a different chemical species is called chemical bond. कोई भी आपको पूछेगा कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो आपको जस्ट डिफाइन करना है that a molecule combination is possible only and only due to the attractive forces, and the attractive force which holds these constituent atoms together in the molecules, this attractive force which holds various constituents together in the different chemical species is called chemical bond. The formation of chemical compound take place due to the combinations of atoms of various elements in different ways. It raises many questions such as why do some atoms combine while certain others do not? Why a definite number of atoms are used to constitute a particular molecule. For example, hydrogen bonding is H2 and not H3 or H4. बहुत सारे ऐसे questions हो सकते हैं. Why do molecules have definite shape? What is the nature of the force existing between the combining atoms? To answer all these questions from the different theories and concepts have been put forward from time to time. Some of the theories are causal Lewis approach. तो ये जो आप दो साइंटिस्ट के फोटोज देख रहे हो, ये कॉजल और लेविस का है, जिन्होंने केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग के लिए अप्रोच किया था। उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ दिस वेरियस थ्योरीज ऑफ वैलेंस and the interpretation of the nature of chemical bonds are the main contributions to the development in the understanding of the structure of atom, electronic configuration of elements and the periodic table. Every system tries to be stable and bonding in nature's way of the lowering energy of the system to attain stability. याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी सिस्टम हैं, हर एक सिस्टम की एक ख्वाहिश होती है कि वह एनर्जी को लोअर करके स्टेबिलिटी मोर गेन करे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करें अब कॉजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो लेविस इमेजिन दैट द एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज, ये लेविस का अपना कंसेप्ट था। पहले आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए, जितने भी इनर्ट गैस है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, सबका NH2 NP6 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जैसे हीलियम की बात करेंगे तो 1s2 जिनका डबलेट कन्फिग्रेशन है, बाकी सारे एलिमेंट्स का NH2 NP6 का, राइट। दीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द एटॉमिक स्टेट। यही सिर्फ वो एलिमेंट है जो इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, मतलब फर्स्ट, थर्ड, इस तरह से सारे एलिमेंट्स को आप देख करके आप इसके बारे में पता कीजिए कि कॉजल और लेविस का क्या अप्रोच था। हाइड्रोजन आइटम्स अटेन अ डबलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ये जो सारे आप देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर सारे कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेविस इमेजिन द एटम एज पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड कर्नल। कर्नल का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड द आउटर शेल which has the maximum accommodation capacity of 8 electrons. This octet of electrons represent a stable electronic configuration. ये जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप स्टेबल कन्फिग्रेशन जो आप देख रहे हो, हर एक इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो, इनका जो इनर्ट गैस
इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन अकर्स आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल कॉम्बिनेशंस जो फेनोमेनन है तभी अकर होगा जब या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अदरवाइज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, क्लोरीन उससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तब जाकर के सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो आयंस के मिक्सचर्स होते हैं. whereas in case of hydrogen, fluorine, etc., the bond is formed by the sharing of a pair of electrons between the atoms. But in both the cases, the purpose is to attain a stable outer octet of electrons. तो समझ में आया आप लोगों को क्या मेन पर्पस है? इनका मेन पर्पस है किसी तरह से हमें स्टेबिलिटी को गेन करना है, राइट? तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपने देखा सिर्फ हीलियम का डबलेट कन्फिग्रेशन है, बाकी सबका ऑक्टेट कन्फिग्रेशन है, राइट? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जनरल रेडियम में सिर्फ हीलियम का डबलेट है. ये सारे एलिमेंट्स देख लीजिए, इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है. अब देख लीजिए, हाइड्रोजन एटम अटेन्स अ डबलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन द ऑक्टेट. ईच ऑफ 4 कार्बन एटम्स along with the carbon atoms attain the octet of electrons. अब ये वाटर का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए और कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में जाएगा कि किस तरह से कॉजल लिविस ने अप्रोच किया था कि आखिर कोई भी एटम स्टेबिलिटी क्यों गेन करना चाहती है, किस तरह से एलिमेंट अपने स्टेबिलिटी को गेन करता है. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस or theory of chemical bonding was given by Kozel and Lewis. Lewis' symbols was generally described. Every atom tries to attain octet in its valence shell by losing or gaining or by sharing of electrons. ये हर एक एटम की चाहत होती है या तो वो लूज करके या गेन करके या शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे. ये ऑक्टेट रूल किसने दिया था? ये दिया था लेविस और कॉजल ने. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल for the combinations, losing, sharing or gaining of electrons. ये वैलेंस सेल ही मेन इसका जवाबदार है. कर्नल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, न्यूक्लियस प्लस इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कर्नल. क्या कहते हैं उसको? कर्नल. और लिविस सिंबल की बात करें, अब मैं आपको थोड़ा लिविस सिंबल की जानकारी दूंगा कि लिविस सिंबल क्या है. द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल आर द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स and such outer cell electrons involved in a chemical combination are called as valence electron. कोई भी आपको पूछ सकता है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप सीधा सीधी जवाब दोगे, the electrons involved in the formation of a molecule are the outer shell electrons and such outer shell electrons involved in chemical combination are called as valence electrons. The inner shell electrons generally do not take part in the bond formation and are well protected too. G. N. Lewis, an American chemist, introduced the simple notations to represent valence electron in an atom. The electrons in the outer shell are represented by the dots surrounding the symbol. For example, you can see here the Lewis symbol for chlorine and nitrogen atoms, right? You can see these dots represent the outermost or valence electron. Similarly, you can see the second period element. Lithium has 1 valence electron, beryllium 2, boron 3, carbon 4, nitrogen 5, oxygen 6, fluorine 7 and neon 8. So neon no need to attain the stability, only this lithium to fluorine required some electrons. You can see the valence electrons of nitrogen is 5, right? So these are the first A, second A, third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A and eighth A elements. Group valence is equal to number of valence electrons, and group valence is equal to 8 minus number of valence electrons. 1 to 4 what you have to do? Number of valence electrons, and 5 to 8 8 minus number of valence electrons.
Now let's discuss about the ionic bond or electrovalent bond. First of all, before discussing the ionic or electrovalent bond, I would like to tell you some of the significance of Lewis symbol. The number of dots in the Lewis symbol represents the number of valence electron. The common valencies or group valencies of the elements can be calculated from the valence electron. The common valencies of the element is either equal to the number of dots or 8 minus the number of dots. For example, the common valencies of lithium, beryllium, boron and carbon are 1, 2, 3, 4 respectively, as you have seen, right? As you have seen, 1, 2, 3, 4 respectively. While nitrogen, oxygen, fluorine and neon are 8 minus number of dots, that is 3, 2, 1 and 0 respectively. Causal in relation to the chemical bonding drew attention to the following facts. ये causal की ही देन थी. ये जो ionic bond आप देख रहे हो, ये causal जब अपनी chemical bonding का attention उन्होंने बताया, उसमें कुछ उनके following facts थे, जिसमें उन्होंने कहा था, in the periodic table, noble gases separate halogen and alkali metals. The formation of positive ions from an electropositive atom is associated with the loss of electron from the valency cell. Similarly, the formation of a negative ions from an electronegative element is associated with gain of an electrons. The negative and positive ions thus attain stable noble gases electronic configuration. The noble gases electronic configuration, helium has a doublet of electron and the particular stable outer shell electronic configurations. Rest of the elements have ns2 and p6 outermost configuration. The positive and negative ions are stabilized by the electrostatic attraction. Now let's discuss this ionic or electrovalent bond. So first of all, you can see all the halogens and alkali metals. So the periodic table, noble gases separate these halogens and alkali metals. They are electropositive and electronegative. Halogens are electronegative and alkali metals are electropositive. They lose the electrons, so they become highly electropositive. They gain the electrons, so they become highly electronegative elements. Now talk about the magnesium or any metal. You just suppose this electron, if the metal lose one electron in the gaseous state and the non-metal gains one electron in the gaseous state, the ionic bond or electrovalent bond is formed. So the bond is formed as a result of the electrostatic force between the cation and anion. The electrostatic force of attraction that holds the two positively charged ions together is known as electrovalent bond. The bond is formed as a result of the electrostatic attraction between the cations and anions is termed as electrovalent bond. As the number of charge carried by the cations and anions are referred to as electrovalency. You can see, for example, sodium and chloride. Sodium charge +1 because sodium has 281, 1 electron in its outermost shell, and chlorine has 7 electrons. So this sodium 1 electrons will be transferred to the chlorine. Sodium will gain the +1 charge and chlorine will gain -1 charge, and there will be a formation of sodium chloride NaCl, that is Na plus and Cl minus. So the bond formation as a result of electrostatic attraction between the cation and anion is termed as electrovalent bond or ionic bond. So you can see here the sodium has gained electronic configuration of neon and chlorine has gained electronic configuration of argon. Now you can see the force of attraction between the sodium and chlorine. The force of attraction, that is the electrostatic force of attraction. Because of this electrostatic force of attraction, they are known as electrovalent bond. What are they known as? Electrovalent bond. If anybody will ask you what is the electrovalency of sodium, +1, electrovalency of chlorine, -1. So you can see here, if we talk about the different elements, like calcium fluoride is assigned positive electrovalence of 2, while chlorine a negative electrovalence of 1. Similarly, the electrovalence of sodium is +1 and chlorine is -1 in NaCl. Now talk about the potassium chloride. Similarly, the potassium will donate 1 electron, or if the electron will be transferred. Now, if I talk about the calcium chloride, the calcium 2 electrons will be transferred. If I talk about the magnesium chloride, magnesium 2 electrons will be transferred. So here the causal and Lewis approach
in the relation to the chemical bonding to the attention to the following facts as we have discussed earlier. Now the ionic bond formation, you may have seen that sodium donates one electron. Key factors of the formation of ionic bonds: easy of formation of a cation, easy of formation of an anion, arrangement of the positive and negative ions in their ionic solid. सबसे पहले कोई भी कैटायन का किस तरह से इजीली फॉर्मेशन, एनायन का इजीली फॉर्मेशन, और ये जो अट्रैक्शंस है या अरेंजमेंट है पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस का जो आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हमारा किस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफ़र किया, क्लोरीन ने किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बोलोगे तो सोडियम NH2NP6 और क्लोरीन 3s2 NH2NP6 दोनों ने गेन करके अपने आप को स्टेबल किया। यहाँ पे आप देख लीजिए, सोडियम सॉलिड से पहले गैसियस लाया गया और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। उसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देख लीजिए यहाँ पर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लिया। तो क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्लोराइड माइनस आयन प्लस डेल्टा एच, ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सोडियम में आपने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। किस तरह से गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करता है। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दोनों होता है इसमें रिएक्शन, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक्सोथर्मिक, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो इंडोथर्मिक। सोडियम कैटायन एंड क्लोरीन एनायन, ये दोनों आपने देख लिया किस तरह से सोडियम क्लोराइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, या किस तरह से सोडियम क्लोराइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट टॉपिक है जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, किस तरह से वो इफेक्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे मेटल प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स मेटल यूनिपॉजिटिव एलिमेंट्स प्लस इलेक्ट्रॉन। किस तरह से कोई भी मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब आयोनाइज करता है अपने आप को। तो ये जो आप डेल्टा एच आई देख रहे हैं वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और ये जो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, किस तरह से मेटल और नॉन मेटल मिलकर के एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कैसे हमारा एनायन का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कैसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल, द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स tend to gain, lose or share valence electron during the formation of molecules such that there are 8 electrons or octet in their valence shell. This octet rule or electronic theory of chemical bonding was proposed by Kozel and Lewis in 1916. ये आप देख लीजिए, मैं एक सोडियम क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसमें देख लीजिए हर एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है और हर एक क्लोरीन 6 सोडियम आयन से घिरे हुए हैं। इस तरह से हमारा सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है। ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर से आपको स्पष्ट हो जाएगा किस तरह से एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन और एक क्लोरीन 6 सोडियम आयन से घिरे हुए होते हैं। अब जब आपने देख लिया किस तरह से कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन होता है और इनका जो क्रिस्टल्स होते हैं ये सब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल्स। हर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम क्लोराइड का मैंने बताया था, हर एक आयनिक कंपाउंड का अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई पूछेगा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ इस आयनिक कंपाउंड को बनाने में, लिथियम क्लोराइड को 853, सोडियम क्लोराइड 758, इस तरह से सारे आइटम्स का आप निकाल सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड स्टेबल है। द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक बॉन्ड दैट इज द टोटल एंथैल्पी एनर्जी, कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करने में या फिर ट्रांसफ़र करने में एनर्जी लगा और कितना एनायन को गेन करने में
जो रिलीजिंग एनर्जी लगा उस दोनों को निकाल करके हम लोग इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड और किस तरह से सोडियम प्लस बनता है और क्लोरीन क्लोराइड माइनस बनता है। तो आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इज 495.8 किलो जूल पर मोल एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज -348.7 किलो जूल पर मोल। इस दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 147.1 किलो जूल पर मोल मतलब सोडियम क्लोराइड बनने में कोई पूछेगा टोटल एनर्जी कितना लगा 147.1 किलो जूल पर मोल। ये जो आप देख रहे हो यही है लैटिस एनर्जी जिसमें लैटिस एनर्जी डिस्क्राइब किया है दैट इज -788 किलो जूल पर मोल। ओवरऑल एनर्जी कितना रिलीज हुआ 495.8 किलो जूल पर मोल and 348.7 किलो जूल पर मोल दैट इज -788 किलो जूल पर मोल। इस तीनों को जब आप जोड़ दोगे तो -640.9 किलो जूल पर मोल ओवरऑल एनर्जी रिलीज टू फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं सोडियम क्लोराइड वेल स्टेबल राइट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये नेक्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड किस तरह से फॉर्मेशन हुआ उसका लैटिस एनर्जी कितना है ये सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए तब जाकर के आप समझोगे कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अब कोवैलेंट बॉन्ड की जानकारी सबसे पहले कोई पूछेगा आपको किस साइंटिस्ट ने तो सबसे पहले लैंगमुर साहब उनका नाम था लैंगमुर साहब जिन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सोचा। वैसे तो लिविस और कॉजल ने कहा था कि या तो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा सकता है लूज किया जा सकता है या गेन किया जा सकता है बट इफ़ आई टॉक अबाउट the gain or loss of electrons cannot take place between the similar atoms. In such cases, the bond is formed by mutual sharing of electrons. A force which binds atoms of same or different elements by mutual sharing of electrons is called covalent bond. अगर आप लोगों के पास NCERT टेक्स्ट बुक है तो NCERT टेक्स्ट बुक में इस चीज़ के बारे में बहुत ही क्लियर डिफाइन दिया गया है कि किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लैंगमुर in 1919 defined the Lewis postulations by abandoning the idea of the stationary cubical rearrangement of the octet and by the introducing the term covalent bond। ये लिविस और लैंगमुर दोनों साहब ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। The Lewis-Langmuir theory can be understood by considering the formation of chlorine molecule. The chlorine atom with the electronic configuration 3s2 3p5 is the one electron short of the argon configuration. अब देख लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन की बात करो तो नियन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो एक इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा होगा by sharing the one electron short of the near configuration. The formation of this F2 molecule can be understood in the terms of sharing of a pair of electrons between the two fluorine atoms. Each fluorine atom contributes one electron to the shared pair. In the process of the chlorine atoms or fluorine atoms, the outer shell octet of the nearest noble gas configuration. ये जो आप dots देख रहे हो, this dot represent the electrons. Such structures are referred to the Lewis dot structure. Each of the bonded atoms must contribute equal number of atoms to the shared pair. A bond is said to be formed when an electron pair is shared between the bonded atom.
all the bonded atoms must attain the nearest inert gas configuration as a result of sharing of electrons. So these are the conditions to be satisfied for the formations of कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन का आप देख लीजिए लिविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पे आप देख लीजिए द क्लोरीन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP5 that is 3s2 3p5 is one of the electron short of the argon configuration, right? ये देख लो आप, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन का होता है 3p6 और इसका है 3p5. तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल can be understood in the terms of sharing of a pair of electrons between the two chlorine atoms. Each chlorine atom contribute one electron to the shared pair. In the process of both chlorine atoms attain the outer shell octet of the nearest noble gas configuration, that is argon configuration. ये जो आपने देखा ये सारे डॉट्स जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं. और किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ये मीथेन का आप देख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का देख लीजिए, किस तरह से ये डॉट रिप्रेजेंट करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर को. द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम लोग. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड कैसे होगा. तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हीलियम 2s2 2p4, राइट. अब ये ऑक्सीजन के लास्ट सेल में टोटल कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दूसरे ऑक्सीजन के एटम्स में भी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स. वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स किस तरह से अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ये सारा कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रो मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. The Lewis dot structure can be written for the other molecules also, in which the combining atoms may be identical or different. The important conditions being part that each bond is formed as a result of sharing of an electron pair between the atoms. Each combining atoms can contribute at least one electron to the shared pair. The combining atoms attain the outer shell noble gas configuration as a result of sharing of electrons. Thus, in a water and carbon tetrachloride molecules, formation of covalent bonds can be represented by the dot structure. You can see here the oxygen atom. When the two atoms share one electron pair by, they are said to be joined by a single covalent bond. Or when the two atoms share the two electrons pair, they are said to be joined by the double covalent bond. Similarly, many compounds we have seen the multiple bonds between the atoms. The formation of multiple bonds envisages sharing of more than one electron pair between the two atoms. So, if the two atoms share two pairs of electrons, then the covalent bond between them is called double bond. So, if anybody will ask you which bond is there between the oxygen, that you can say it is a double bond. So, for the example, in carbon dioxide molecule, we have two double bonds between the carbon and oxygen atoms. Similarly, the carbon in ethane molecule, the two carbon atoms are joined by double bond. When the combining atoms share 3 electron pairs, as in the case of 2 nitrogen atoms in the N2 molecule and the 2 carbon atoms in the ethyne molecule, a triple bond is formed. So this was covalent bond, right? As you can see, both the oxygen atoms gain the NH2 NP6 configuration and they give a formation of double covalent bond. Carbon dioxide and ethene molecule. You can see here again the double bond. If the two atoms share 2 pairs of electrons, the covalent bond between them is called double bond. Nitrogen or CH, they give the formation of triple bond. So this is triple bond or triple covalent bond, you can see, between the two nitrogen atoms. Both the nitrogen atoms have 5 valence electrons and they share their 3 electrons with each other, and then they gain a stability. So you can see here both the 3 electrons of nitrogen atoms. How do they share these 3 electrons and gain the electronic configuration of neon, that is 2s2 2p6 electronic configuration. This total 3 electrons share the electrons and each nitrogen gets 6 electrons
by sharing and 2 electrons of the lone pair. So nitrogen forms triple bond. Similarly, if we talk about acetylene or ethyne, you can see that how the carbon get triple bond between them. So this was the theory of covalent bond. Levy's representation of the simple molecules or the Lewis structure. Important steps to be adopted while writing the Lewis dot structure in a molecule or an ion. The atom with the least electronegativity is placed at the center and the other atoms will be placed in the terminal position. You can see here the carbon atoms is termed in the center and oxygen atoms are termed in the terminal position. मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको सेंटर में रखेंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम लोग अलग अलग रखेंगे. ये जो देख रहे हो आप ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन. काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर. कोई पूछेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 16. इन केस ऑफ एनायंस एंड कैटायंस फॉर ईच नेगेटिव चार्ज add 1 electron to the total number of valence electron, and for each positive charge subtract 1 electron from the total number of valence electron respectively. Right? So the number of valence electron you can see here for the oxygen 6 plus 2 8. It is always better to know the symbol for the representative bond atoms of the combining atoms while you have to guess the skeleton structure of the molecule. Skeleton structure कैसे पता करोगे? skeleton structure ये देख लो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स C2H4 CO डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे पता चलेगा? So you can just understand by the remaining of electrons will give you the information about the bond and lone pairs. Each atom should attain octet in their valence shell except hydrogen atom. Now let's see how to write the Lewis dot structure for carbonate ion by adopting the above mentioned steps. First, let us calculate the total number of valence electrons in the carbonate ion shown here. The number of valence electrons in carbon is 4, whereas the number of valence electrons in oxygen is 6. As 3 oxygen atoms are present, the number of valence electrons in 3 oxygen atoms is equal to 80. As 2 negative charges are present on the carbonate ion, add 2 to the total number of valence electrons present in carbon and oxygen atoms. The total number of valence electrons here is 22. Hence, the total valence electrons in carbonate ion is 22 plus 2 equal to 24. In the carbonate ion, as carbon is less electronegative, it is placed at the center, whereas 3 oxygen atoms are placed around it at the terminal positions. The skeleton structure of carbonate ion is as shown. Now let us draw a single bond between the central carbon atom and each of the oxygen atoms. This, however, doesn't complete the octet on carbon, if the remaining 2 electrons on this oxygen remain as lone pair. Hence, the double bond between the carbon and the oxygen completes the octet. This results in the following Lewis dot structure. Now let's see how to write the Lewis dot structure for ammonium ion. First, let us calculate the total number of valence electrons. The number of valence electrons in nitrogen is 5.
whereas the total number of valence electrons in 4 hydrogen atoms is 4. And as one positive charge is present on the ammonium ion, subtract 1 from the total number of valence electrons present in nitrogen and hydrogen respectively. That makes it 9. Hence, in the ammonium ion, the total number of valence electrons is 9 minus 1 equals 8. In the ammonium ion, nitrogen is placed at the center and the 4 hydrogen atoms are placed around it at the terminal positions. The skeletal structure of ammonium ion is as shown. When each hydrogen is bonded to nitrogen by a single bond, nitrogen attains octet and hydrogen attains duplet respectively, resulting in the shown Lewis structure. Let us now discuss about formal charge. सबसे पहले आपने देखा भी किस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज के बारे में। तो आप इस तरह से कुछ कंपाउंड्स के लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। मैं आपको कंपाउंड का नेम बता दे रहा हूँ, आपको जस्ट ड्रॉ करना है। जैसे मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल है उसका नाम, CH3OH, CH3OH, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। अमोनिया NH3, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। और द लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स के पोस्टुलेट लिखना है, जो अभी जस्ट आपको इस वीडियो में दिखाया गया। तो जब भी आप ये वीडियो देखें, इसके नोट्स बनाते समय जो मेन पॉइंट्स हैं उसको ज़रूर लिखें, ताकि आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में, और उसके बाद जब फॉर्मल चार्ज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे आफ्टर द फॉर्मल चार्ज, द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल चार्ज, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट ग्रुप। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, और बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। आज बस आपको करना क्या है, जो भी इसके बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर को लिखा जाता है, उसे आपको लिखना है। That's all for today. I hope all of you have enjoyed this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, then don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited. That's all for today. Thank you very much.